आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है डॉक्टर के शब्द। लोग उसके पास तब आते थे जब मरीज अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका होता था। इस पर अक्सर डॉक्टर रमन फट पड़ते, तुम लोग एक दिन पहले नहीं आ सकते थे। उनके पास लोगों के देर से आने का सीधा सा एक ही कारण था, उनकी फीस। वे मरीज को देखने की एक बार की फीस 25 रुपए लेते थे, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। इसलिए इस तथ्य की अनदेखी करते थे कि अब डॉक्टर रमन के पास मरीज को ले जाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर रमन के पास पहुंचते ही उन्हें डर सताने लगता कि अब कुछ अशुभ होने वाला है। नतीजा ये होता कि जब तक डॉक्टर रमन के लिए मरीज को देखने की बारी आती, आर पार का फैसला लेने का वक्त आ चुका होता था। किसी तरह की दुविधा या कुछ दबाने छिपाने का समय निकल चुका होता था। सालों साल से यही चल रहा था। इसलिए वे बहुत कम शब्दों में सीधी सपाट बात कह देते। उनकी बात में कुछ रूखापन होता था, लेकिन सच्चाई भी। लोग उनकी बातों पर भरोसा करते थे क्योंकि वो सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं होती थी, बल्कि किसी जज के फैसला सुनाने जैसा मामला होता था। मरीज की जिंदगी जैसे उन्हीं के शब्दों पर अटकी होती थी। डॉक्टर रमन ये सब अच्छी तरह समझते थे, फिर भी कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। उन्हें इस पर भरोसा ही नहीं था कि डॉक्टर के राहत भरे 2 शब्दों से किसी की जिंदगी बच सकती है। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि लोगों को सुकून देने के लिए कभी कभार उनको थोड़ा झूठ भी बोल देना चाहिए। और वैसे भी कुछ ही घंटों में उन लोगों के सामने सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात और थी, डॉक्टर रमन को अगर मरीज के बारे में उम्मीद की एक किरण भी नजर आ जाती तो वे हार नहीं मानते थे। बाहें चढ़ाकर जुट जाते और तब तक लगे रहते जब तक कि मरीज को यमराज के हाथों से खींचकर वापस न ले आते। आज उस मरीज के बिस्तर के बगल में खड़े खड़े डॉक्टर को लग रहा था कि उन्हें किसी से थोड़ा झूठ कह देना चाहिए ताकि उसे राहत महसूस हो। उन्होंने रूमाल से अपना माथा पोंछा और बिस्तर के बगल में ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त लेटा हुआ था, गोपाल। वे 40 साल से एक दूसरे को जानते थे। जब वे नर्सरी में पढ़ाई शुरू की तब से। ये सच है कि वे आपस में इन दिनों ज्यादा मिलजुल नहीं पाते थे। अपने अपने घर परिवार और काम धंधे में ही उलझे हुए थे। कभी किसी रविवार के दिन गोपाल उनके क्लिनिक पर आ जाता था। जब तक डॉक्टर रमन अपना काम निपटाते, वो एक कोने में चुपचाप बैठा इंतजार करता रहता। फिर जब काम खत्म हो जाता तो वे दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते, कोई पिक्चर देखते और एक दूसरे से दुनियादारी की ढेर सारी बातें करते। बड़ी पक्की दोस्ती थी, बदलते वक्त और हालात बेअसर अनछुई। इस बार काम की आपाधापी में डॉक्टर रमन को याद ही नहीं रहा कि गोपाल उनके पास लंबे समय से नहीं आया। शायद 3 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। उन्हें ये उस वक्त याद आया जब एक दिन गोपाल के बेटे को अपने क्लिनिक में बैठे देखा। उस रोज मरीजों की भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वे 1 घंटे तक उससे बात नहीं कर सके। लेकिन जब वे कंसल्टिंग रूम में उठकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगे तो बीच में रुककर उस लड़के से पूछ बैठे, जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़का घबराया हुआ सा बोला, माँ ने भेजा है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पिताजी बीमार हैं। वो ऑपरेशन का दिन था, इसलिए डॉक्टर रमन दोपहर के 3 बजे तक फ्री नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ, सीधे लॉली एक्सटेंशन में अपने दोस्त के घर पहुंच गए। गोपाल बिस्तर पर लेटा हुआ था, शायद सो रहा था। डॉक्टर रमन उसके पास जा खड़े हुए और उसकी पत्नी से पूछा, ये कब से बिस्तर पर हैं? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर। कौन देख रहा है इनको? बगल वाली गली में एक डॉक्टर है, वे 3 दिन में आकर दवाई दे जाते हैं। उनका नाम क्या है? रमन ने उस डॉक्टर का नाम पहले कभी नहीं सुना था। बोले, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन उस भले आदमी को इतना तो करना था कि मुझे एक बार इस बारे में बता देता। और फिर आपने भी मुझे थोड़ा पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा आप व्यस्त होंगे, इसलिए हम आपको बेवजह परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। गोपाल की पत्नी और बेटे के चेहरे पर दुख के साथ अफसोस का भाव भी साफ झलक रहा था। समय कम था, एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टर रमन ने तुरंत अपना कोट उतारा और बैग खोल लिया।
उससे इंजेक्शन ट्यूब और सुई निकालकर उसे उबलने के लिए स्टोव पर रखवा दिया। इस बीच गोपाल की पत्नी एक कोने में खड़ी सुबक रही थी। वो डॉक्टर से कुछ पूछना ही चाहती थी कि उन्होंने उसे रोक दिया। कृपया करके कोई सवाल मत पूछना, रूखे से लहजे में डॉक्टर रमन ने कहा। फिर कमरे में नजर दौड़ाई। बच्चे पास ही चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने फरमान सुनाया, बच्चों को यहाँ से कहीं और भेज दो। कमरे में सिर्फ बड़े ही रुके। मरीज को इंजेक्शन लगाने के बाद वे बिस्तर के पास ही कुर्सी पर बैठ गए और 1 घंटे तक उसके चेहरे पर नजर दौड़ाते रहे। गोपाल के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। डॉक्टर रमन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पलकें थकान से बोझिल हो रही थी। तभी गोपाल की पत्नी ने धीरे से उनसे पूछा, डॉक्टर, क्या मैं आपके लिए 1 कप कॉफी बना दूं? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उन्हें भूख जोरों की लगी थी और आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अचानक वे अपनी कुर्सी से उठे और बोले, मैं 2-4 मिनट में आता हूँ, तब तक इन्हें कोई जरा भी डिस्टर्ब न करे। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया और कार की तरफ चल पड़े। लगभग 15 मिनट बाद लौटे तो साथ में एक असिस्टेंट और नर्स भी थी। आते ही उन्होंने गोपाल की पत्नी से कहा, मुझे ऑपरेशन करना होगा। क्यों, क्या हुआ? घबराकर उसने पूछा। मैं आपको जल्द ही सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त क्या आप अपने बेटे को हमारी मदद के लिए बुला सकती हैं? हाँ, आप खुद बगल वाले मकान में चले जाइए और जब तक मैं न बुलाऊं वापस मत आइए। इतना सुनते ही गोपाल की पत्नी चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी। तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। नर्स ने उसे उठाने में मदद की और कमरे से बाहर किया। रात के करीब 8 बजे मरीज ने आखिरकार आंखें खोल दी। उनसे आंसू लुढ़ककर बिस्तर पर आ गए थे। ये देखकर डॉक्टर रमन का असिस्टेंट खुशी से उछल पड़ा। बड़ी उम्मीद से चहक कर बोला, वो वापस आ जाएगा सर। हालांकि डॉक्टर के चेहरे पर वो गर्म जोशी नहीं थी। वे धीरे से बोले, मैं इसे इस हालत से वापस लाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन दिल नब्ज धीरे धीरे ठीक हो रही है सर। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर रमन ने कहा, लेकिन इस पर ज्यादा भरोसा मत करो। ये अभी झूठी उम्मीद ही लगती है। इस तरह के मामलों में ये बहुत आम बात है। फिर कुछ देर सोचकर बोले, अगर नब्ज कल सुबह 8 बजे तक चलती रही तो फिर ये अगले 40 साल तक नहीं रुकेगी। लेकिन मुझे शक है कि मैं आज रात 2 बजे तक भी ऐसा कुछ देख पाऊंगा या नहीं। इतना कहकर डॉक्टर रमन ने असिस्टेंट को जाने के लिए कह दिया और खुद मरीज के बगल में ही बैठ गए। उस वक्त रात के करीब 11 बजे थे। गोपाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बगल में बैठे अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा दिया। उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा था। हल्का फुल्का खाना भी खा लिया था। ये देखकर परिवार के हर सदस्य में राहत व खुशी का भाव घर कर गया था। वे डॉक्टर के पास आकर उनका आभार जता रहे थे, लेकिन डॉक्टर रमन जैसे उनमें से किसी की बात पर कान नहीं दे रहे थे। वे चुपचाप बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए गौर से मरीज का चेहरा देखे जा रहे थे। तभी मरीज की पत्नी ने उनसे पूछा, क्या ये अब खतरे से बाहर है? अपना सिर घुमाए बिना डॉक्टर ने जवाब दिया, इन्हें हर 40 मिनट में 2 चम्मच ग्लूकोज और ब्रांडी देते रहिए। इतना सुनते ही वो रसोई में चली गई, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। ये सच्चाई जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि डॉक्टर उसकी बात टाल क्यों रहे हैं। दुविधा की ये स्थिति उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा कि डॉक्टर इस वक्त मरीज के बगल में बैठे हैं, इसलिए साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसने रसोई के दरवाजे से इशारा कर डॉक्टर को बुला भेजा। डॉक्टर उठकर जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसने सवाल दाग दिया, वे अब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने धीरे से फर्श की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ मत पूछिए। इतना सुनते ही उसकी आंखों में भय और आशंका की परछाई तैर गई। वो हाथ जोड़कर डॉक्टर से मिन्नत करने लगी, आखिर मुझे तो बताइए, सच क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वे मुड़े और वापस मरीज की बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। शायद कोई सिसक रहा था। तभी गोपाल ने आंखें खोली और हैरानी से उस माहौल को देखने समझने की कोशिश करने लगा। ये देख डॉक्टर अपनी कुर्सी से फिर उठे, रसोई के दरवाजे पर गए और उसे बंद कर दिया।
वे नहीं चाहते थे कि घरवालों के गमगीन एहसास उनके मरीज को छू भी जाए। डॉक्टर जब वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठे तो गोपाल अपनी धीमी लड़खड़ाती सी आवाज में पूछ बैठा, क्या कोई रो रहा है? डॉक्टर ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि सलाह दी, तुम्हें खुद को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बात मत करो। उन्होंने नब्ज देखी, वो काफी तेजी से चल रही थी। उसने फिर पूछा, क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझसे कुछ छिपाना मत। डॉक्टर ने इस बार थोड़ी जोर से बोलकर उसे चुप करा दिया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। किसी से सफेद झूठ बोल देना उनके स्वभाव में ही नहीं था। लोग इसलिए तो उनके कहे हर शब्द की कद्र भी करते थे। उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली थी, लेकिन गोपाल ने उंगली के इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। मुझे अपनी वसीयत पर दस्तखत करने हैं। वो एकदम तैयार है। मेरी पत्नी से कहो कि वो डिस्पैच बॉक्स ले आए। तुम उस पर गवाह के तौर पर दस्तखत कर देना। ओह, डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की। देखो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। तुम्हें बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना उन्हें बेवकूफी भरा लग रहा था। फिर पलटकर बोले, कितना अच्छा हो कि कोई अपना पूरा काम धंधा छोड़कर कहीं चला जाए और उसे किसी के सवाल का कोई जवाब भी न देना पड़े। इतना सुनते ही गोपाल ने अपनी कमजोर अंगुलियों से उनकी कलाई थाम ली। बोला, रामू, मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त यहाँ तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपनी जायदाद को यूं ही नहीं छोड़ सकता। ऐसा हुआ तो मेरे बीवी बच्चे जिंदगी भर तकलीफ भोगते रहेंगे। तुम तो जानते हो ना सुबैया और उसके गिरोह के बारे में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे वसीयत पर साइन कर लेने दो। मुझे बताओ। हाँ, अब तक तो यही सच है। इतना कहकर वे उठकर बाहर चले गए और अपनी कार की पिछली सीट पर जा बैठे। उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात हो चुकी थी। जहन में आया कि अगर वसीयत पर साइन किए जाने जरूरी हैं, तो वे अगले 2 घंटे में हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर वे कभी नहीं हो पाएंगे और इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा, जो वे कभी नहीं चाहेंगे। वे इस परिवार के मसलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन भेड़ियों को भी जानते थे, सुबैया और उसका गिरोह, लेकिन सोच रहे थे कि इस वक्त आखिर क्या किया जा सकता है। अगर वे गोपाल को वसीयत पर साइन करने की इजाजत दे देते हैं तो ये एक तरह से उसकी मौत की सजा के फैसले के बराबर होगा। मरीज की जिंदगी बचाने की उम्मीद का 1000वां हिस्सा भी अगर टिमटिमा रहा है तो ये फैसला उसको पूरी तरह बुझा देने जैसा होगा। काफी सोच विचार के बाद वे अपनी कार से नीचे उतरे और एक बार फिर घर में दाखिल हो गए। मरीज के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर जा बैठे। अपने आप से कहा, अगर मेरे शब्दों से उसकी जिंदगी बच सकती है तो उसे मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल यही होगा। फिर मरीज से बोले, गोपाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पहली बार था जब डॉक्टर रमन अपने मरीज के सामने एक्टिंग करने जा रहे थे, जब वे अपने फैसले को दबा रहे थे और भावनाओं को उभार कर बाहर ला रहे थे। वे पूरी तरह मरीज के ऊपर झुक आए और अपनी बात में पूरा वजन डालते हुए बोले, अभी तुम्हें वसीयत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जिंदा रहने वाले हो। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। ये सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। उसने राहत भरे लहजे में कहा, क्या तुम ये सब कह रहे हो? अगर तुम्हारे मुंह से निकला है तो यकीनन सही ही होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही है। तुम्हारी हालत में हर सेकंड सुधार हो रहा है। अब शांति से सो जाओ। तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है। पूरे आराम से सो। मैं तुम्हें सुबह फिर देखने आऊंगा। मरीज ने बड़ी कृतज्ञ नजरों से उनकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर रमन ने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। जाते जाते धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करते गए। घर जाते वक्त वे बीच रास्ते में अपने क्लिनिक पर रुके। असिस्टेंट को बुलाया और कहा, वो लॉली एक्सटेंशन वाला केस है ना, वहाँ मरीज किसी भी पल मर सकता है। इंजेक्शन लेकर तुरंत वहाँ जाओ। आखिरी वक्त में अगर उसे ज्यादा तकलीफ हो तो ये इंजेक्शन लगा देना। जल्दी करो। अगली सुबह ठीक 10 बजे डॉक्टर रमन लॉली एक्सटेंशन में थे।
अपनी कार से उतरकर वे लगभग भागते दौड़ते मरीज के बिस्तर तक पहुंचे। वो नींद से जाग चुका था, काफी बेहतर भी लग रहा था। असिस्टेंट भी पास ही बैठा था। डॉक्टर के पहुंचते ही उसने बताया कि मरीज की नब्ज काफी बेहतर चल रही है। डॉक्टर ने अपना आला निकालकर मरीज के सीने से लगाया। कुछ देर धड़कन सुनी और फिर उसकी पत्नी से कहा, मोहतरमा, अब आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पति 90 साल तक जिएंगे। जब वे कार से अपने अस्पताल की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उनके असिस्टेंट ने पूछा, क्या वो वाकई जिंदा रहेगा सर? बिल्कुल, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ, वो 90 साल तक जिएगा। उसने बड़ी मुश्किल पार कर ली है, लेकिन वो इस अटैक से आखिर बचा कैसे? ये मेरे लिए जिंदगी भर एक पहेली ही रहेगा, डॉक्टर ने जवाब दिया।